वेलकम बैक। आज हम लोग सीखने वाले हैं फिर से बैजिक में हम लोग सीखा था कूलाम के नियम और एप्सिलॉन नॉट। उसके आगे हम लोग देखेंगे कूलाम के नियम का सदस्य निरूपण या वेक्टर रूप कूलाम का नियम, वेक्टर रूप में कूलाम का नियम। ठीक है, देखेंगे कूलाम नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, कोई कोई इसे कहता है वेक्टर, कोई कोई कहता है वेक्टर रूप में कूलाम का नियम, वेक्टर रूप में कूलाम का नियम, वेक्टर रूप में कूलाम का नियम। ये दोनों बातें सेम होती हैं, एक ही होती है। इंग्लिश में इसे कह सकते हैं कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। देखिए, हम लोग जानते हैं कि कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी नियम का हमें सदिश निरूपण लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि बल जो होता है वो सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है और विस्थापन भी एक सदिश राशि है। ठीक है, तो ये बल एक सदिश निरूपण है, तो इस कूलाम के नियम को हम सदिश निरूपण में व्यक्त करेंगे। ठीक है, आइए फिगर बनाते हैं इसका। पहले हम त्रिविमीय संरचना लेते हैं, त्रिविमीय। इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी जेड एक्सिस। एक सेफ जेड मान लीजिए, इस किसी को मान लेते हैं, ये हमारा जीरो है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे बिंदु आवेश Q1 है और कोई यहाँ पे बिंदु आवेश Q2 है, जिसका स्थिति सदिश, इसका स्थिति सदिश R1 स्थिति सदिश और इसका स्थिति सदिश R2। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इनके मध्य की जो दूरी है, ठीक है, Q1 के द्वारा Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल हम मान लेते हैं कि F12 और Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल F21। इनका जो स्थिति बिंदु है इसको हम A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, इसको हम A मान लेते हैं। ठीक है, और यहां से Q1 से Q2 की दूरी R21 मान लेते हैं। ठीक है, और यहां से इस सदिश की जो दूरी होती है, ये 10 सदिश, इसको हम R12 मान लेते हैं। तो दिक्कत है नहीं, चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, इसका हम थ्योरी लिख लेंगे, परिभाषा लिख सकते हैं। परिभाषा हमारी होगी, रुकिए मिटाते हैं थोड़ा सा, परिभाषा हमारी होगी, एक लाइन में लिखते हैं परिभाषा। माना कोई दो बिंदु आवेश ए व बी बिंदु पर स्थित है, जिनका स्थिति सदिश R1 वेक्टर R1 तथा वेक्टर R2। ठीक है, Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल कितना है, F12 तथा Q1 के कारण
कारण Q2 पर लगने वाला बल वैद्युत बल F21, ठीक है। अतः सदिश निरूपण से देखिए, एक चीज हम लोग जानते हैं, सदिशों का योग। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई दो सदिश दिया हो, ए और वेक्टर बी, ठीक है, तो ये सदिश है। इसके इस सिरे को हम कहते हैं मुच, इसको कहते हैं सिर, हेड, ठीक है। ये हमारा हेड कहलाता है, ये हमारा टेल कहलाता है, ठीक है। तो जब इन दोनों सिरों को हमें जोड़ना होता है, हम ऐसे जोड़ते हैं। देखिए, वेक्टर ए और पहले सिरे के पर दूसरे वेक्टर के हेड टेल को लाकर जोड़ते हैं। सॉरी यार, उल्टा हमने लिख दिया, हेड और इसे लिखते हैं टेल, ठीक है। तो दूसरे सिरे के टेल को लाकर जोड़ते हैं, ये हमारा टेल जुड़ा, इसे हम वेक्टर बी कहेंगे। और एक तीसरा सदिश हम मान लेते हैं वेक्टर सी, ठीक है। तो वेक्टर सी बराबर लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर, ठीक है। सदिश निरूपण में आपको बताया गया होगा, आपको समझ में आ रहा है, क्लास 11, ठीक है। तो देखिए, सेम टू सेम यहाँ पे हम देखेंगे ये फिगर, इस फिगर को हम बाहर निकालते हैं और एक बार हम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, क्या यह सदिश ऐसे ही है, ये फिगर ऐसे ही है, इसका इधर, ये इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन। तो अगर हम मान लें ये ओ ए और ओ बी, ठीक है, तो इसे हम एक सदिश मानते हैं, ये हमारा एक सदिश कहलाता है, इसमें हम दूसरे सदिश को जोड़ते हैं, ये हमारा दूसरा सदिश होगा, ये पहला, ये दूसरा। तो देखिए, R1 और प्लस R21, R1 प्लस R21 बराबर कितना हो जाएगा, R2। देखिए, सेम टू सेम, ए प्लस बी बराबर कितना, सी। R1 प्लस R21 बराबर कितना, R2, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है। और अगर इसी को दूसरे में ले, अगर हम इस डायरेक्शन में लेते हैं, इसको इस डायरेक्शन में लेकर के इस डायरेक्शन में लेते हैं, तो यही हमारा हो जाएगा कितना, R2, देखिए, R2 प्लस R12, इसकी डायरेक्शन इधर है, ये R12 वेक्टर में रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा, R1। दोनों सदिश हो गए, दोनों को हम लेंगे और दोनों को बताते हैं, ठीक है। देखिए, सदिश निरूपण से इसको हम इरेज करते हैं। देखिए, यहीं से हम आते हैं, फिर उसके बाद उस पर चलेंगे। देखिए, ये हमारा हो गया, इधर प्लस, इधर जाएगा माइनस, ये हो जाएगा R12 बराबर R1 माइनस R2, ठीक है। और इसको लेते हैं R1 प्लस R21, ठीक है, बराबर R2, ये दिया गया है। तो देखिए, ये इधर प्लस है, इधर ऐड कर देगा माइनस, तो कहेंगे R21 बराबर R2 माइनस R1। बात समझ में आ रही है, आप कहेंगे समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, R21 बराबर R2 माइनस R1, ये तो है। हम क्या करेंगे, R21 बराबर R2 माइनस R1, इतना है, यहां से हम माइनस कॉमन करेंगे, ठीक है। जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा R21 बराबर, यहां से जब माइनस कॉमन करेंगे तो देखिए, ये माइनस का जब निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा R1, और ये क्या होने वाला है, माइनस R2, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे कि R1 माइनस R2 का मान कितना है, R21 कितना है, R21। तो R12 बराबर माइनस R12, R21 बराबर R12, क्या इतना हम लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और आपको जाननी होगी कि जब हम किसी वस्तु का देखिए, दो चीजें होती हैं,
किसी वस्तु की दो चीजें लेते हैं, एक हम लेते हैं रिजल्ट, रिजल्टेंट, परिणाम, और दूसरा लेते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, जिसे हम लोग कहते हैं परिमाण। ये दोनों अलग अलग बात है। देखिए, परिमाण, रिजल्ट जो होता है, परिणाम जो होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा प्लस होता है, धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता ही नहीं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर हमारा कोई रिजल्ट हो -5 हो और ये 5 हो, तो रिजल्ट के हिसाब से हम देखिए, परिणाम के हिसाब से देखिए, तो इन दोनों के बीच में 10 डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस है। लेकिन अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, परिमाण लेते हैं, तो इन दोनों का मान 5 आता है। ये दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का परिमाण एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। उसी तरीके से अगर इन दोनों राशियों का हम परिमाण लेते हैं, तो परिमाण जब निकालेंगे R21 बराबर -R12, तो इसका आने वाला है R21 बराबर R1। देखिए, ये दोनों मान होने वाले हैं, ठीक है। इनका हम उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं सदिश निरूपण से। ये आप सदिश निरूपण देख पाए, कहेंगे यहां पे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार Q1 आवेश, Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला वैद्युत बल कितना हो जाएगा? देखिए, Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला बल F12, तो कहेंगे F12 बराबर, वेक्टर लगा लेंगे, कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान कितना R12 लेंगे, क्या हो जाएगा R12 का स्क्वायर और इंटू R12 का कैप, ठीक है। R12 का कैप, R12 कैप क्या होता है? R12 कैप यह एक एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। एकांक सदिश का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये ए कैप है, इसका एकांक सदिश का मान होता है वेक्टर ए अपान कितना होता है? मॉड ए। और अगर हम एकांक सदिश का हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, परिमाण लेते हैं, तो ये हो जाता है इसके बराबर इतना, मॉड ए बटे में, तो इसका मान हो जाएगा ए, नीचे भी होने वाला ए, इसका मान कितना होगा? तो अगर हम किसी एकांक सदिश का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, परिमाण निकालते हैं, तो उसका मान आने वाला है ए, ठीक है। तो किसी भी एकांक सदिश का मान हमारा 1 होने वाला है, तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा R12 बराबर R12 वेक्टर बटे में R12, ठीक है। तो कहेंगे तब क्या हो जाएगा? F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर, और ये हो जाएगा R12 वेक्टर बटे में R1, ठीक है। देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम ले लेते हैं के ई मतलब इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम 1 के ई लिख सकते हैं। तो यहां पे हमें लिखा जा सकता है F12 बराबर के ई, ठीक है, Q1 Q2 अपान, देखिए R12 का क्यूब इंटू R12, समीकरण नंबर 1। बातें समझ में आ रही हैं? समीकरण नंबर 1, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, इसको इरेज करते हैं, थ्योरी इरेज करते हैं, ठीक है। थ्योरी इरेज करते हैं, नहीं हो जाना चाहिए, लगभग हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कहेंगे Q1 के कारण, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण
Q2 आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल कितना हो जाएगा F21। देखिए Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला बल F21, ये वेक्टर में रहने वाला है, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R21 स्क्वायर R21 कैप। और फिर से R21 कैप का मान कितना होना है, R21 कैप का मान कितना होना है R21 कैप बटे में R21, ठीक है। अकॉर्डिंग टू समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं F21 बराबर के ई Q1 Q2 अपान R21 का क्यूब, R21 वेक्टर लिख सकते हैं। और कहेंगे सिंस, यहां पे कहेंगे सिंस, चूंकि हम जानते हैं क्या R21 बराबर R12, R21 बराबर R12 होता है। और यहां पे हम जानते हैं R21 बराबर इतना, समीकरण 2 रखेंगे, कहेंगे R21 बराबर माइनस R12, इनको पता है तो कहेंगे तब समीकरण 2 से क्या करेंगे, R21 के स्थान पे क्या रखेंगे R12 और वेक्टर R21 के स्थान में माइनस R12, ठीक है। तो कहेंगे F21 बराबर के ई Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस R12 हो जाएगा। तो कहेंगे F21 बराबर माइनस बाहर आगे ले लेंगे के ई Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर R12 वेक्टर, ठीक है। अब देखिए जरा, समझने वाली थोड़ी सी बात है, थोड़ा सा समझेंगे बस समझ में आ जाएगा। कहेंगे समीकरण 1 से, अब देखिए समीकरण 1 से कहेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण से F12 बराबर के ई Q1 Q2 अपान R12 का होल, सॉरी यार यहां से होल क्यूब होने वाला है, R12 का होल क्यूब इंटू R12, ये जो मान है, ये मान है किसका F12 का। तो इसके स्थान पे हम चाहें तो F12 लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं F21 बराबर माइनस F12, ये सिद्ध होता है, ये प्रूफ होता है। यही जो है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण मतलब बल ये कहता है, बल न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम जानते हैं कि जब हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं वो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है, ठीक है, चाहे वो वस्तु कितनी भी भारी, उससे लेना नहीं। तो यहाँ पे दो आवेश है Q1 और Q2, ये कितने भी आवेशित हो, चाहे ये ज्यादा हो चाहे ये कम हो, उससे लेना देना नहीं है। जितना ये बल इसमें इधर की तरफ आरोपित करेगा, ये इतना ही अपोजिट बल इस अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, उस वस्तु पर लगाएगा, इस आवेश पर लगाएगा। तो ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर परंतु क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो ये सिर्फ माइनस साइन ये दर्शाएगा कि ये दोनों फोर्सेस, ये दोनों बल एक दूसरे की विपरीत है, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है, बस नेगेटिव साइन यही दर्शाएगा। और यह कूलाम का सदिश निरूपण न्यूटन के तृतीय नियम की भी व्याख्या करता है, न्यूटन के तृतीय नियम का भी व्याख्या करता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, डेरिवेशन समझ में आया होगा, है ना। तो अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, जो कूलाम के नियम पे ही बेस्ड होने वाला है, कूलाम के सदिश निरूपण पे ही बेस्ड होने वाला है। और इसी नियम के आधार पे हम लोग देखेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, बहुल आवेशों के कारण लगने वाला बल, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए विद द बिट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।